कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट, और पहली बात ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वेल डन बेटा, ऐसे ही कुछ रहा करो। ठीक है, पढ़ते रहो। आपकी डेट्स आ गई हैं एंट्री टेस्ट की। आवाज़ कम है तो मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद आहिस्ता बोल रहा हूँ। तो आवाज़ किसको कम आ रहा है? ये उबैदुल्ला चाचड़ कौन है भाई? आवाज़ कम है वाकई? ओके है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके। चले, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। पहली बात यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि यहां पे हम मेन पॉइंट्स लिखेंगे, मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट में पहली बात के ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट्स हैविंग partially filled d or f orbitals। कब? in their atomic state or in their combined state, यानी कंपाउंड्स, कंबाइंड स्टेट। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास डी ऑर्बिटल में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। डी या एफ ऑर्बिटल में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। अगर इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं टिपिकल, और इसको हम कहते हैं ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि डी या एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ना हो, पार्शियली फिल्ड हो। यानी अगर डी ऑर्बिटल है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर एलिमेंट के पास 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, एलिमेंट अकेला है या कंबाइंड स्टेट में अपने कंपाउंड की फॉर्म में है, तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एफ ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन है, बताएं ये किस टाइप के होंगे? इन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? इन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? यस, यहाँ पे 13 होगा, सॉरी, 1 to 13। इन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। ठीक है, इनको कहेंगे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, हमने एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अगर उसकी डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, अगर उसकी डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, तो उसको हम जो है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अगर डी ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी उसको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन कहेंगे। एंड सेम थिंग फॉर द एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब टिपिकल और नॉन टिपिकल क्या होते हैं? टिपिकल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनमें नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल इनकी दूसरी भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो टिपिकल और नॉन टिपिकल को एक दूसरे से क्या करती हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करती हैं। ये कंपाउंड क्या होंगे? अच्छा, इन फिर टिपिकल और नॉन टिपिकल में सिमिलरिटी क्या होगी? द ओनली सिमिलरिटी, ये बार बार आपकी पीएमसी टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो पेड टेस्ट है उसमें बार बार रिपीट हो रहा है। द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन टिपिकल एंड नॉन टिपिकल एलिमेंट्स
इज, कौन बताएगा? व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन टिपिकल एंड नॉन टिपिकल एलिमेंट? क्या सिमिलरिटी? अगर मैं पॉइंट वाइज इसको नंबर वाइज करें हम, तो भाई हम पॉइंट कर रहे हैं, तो ये अगर पहली पॉइंट है टिपिकल, दूसरी पॉइंट नॉन टिपिकल, तीसरी पॉइंट है, ठीक है, एंड चौथा नंबर ये है कि टिपिकल एंड नॉन टिपिकल में सिमिलरिटी कौन सी है? कोई बताने वाला है? कोई बताने वाला? जल्दी बताएं वरना मैं बताता हूं। केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, नहीं नहीं, चलें, ये आपने धोखा लगाया, अच्छा लगाया पर नहीं लगा। एलिमेंट इज देयर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कि सिर्फ इसी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अब देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, और ये टिपिकल भी बना सकते हैं, नॉन टिपिकल भी बना सकते हैं। तो ये इनमें एक सिमिलरिटी है। अदरवाइज अच्छा, फिर क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ये इतनी जो है डिफरेंट है तो फिर इनको साथ क्यों रखा गया है? दो रीजन है। एक तो ये इनमें एक सिमिलरिटी है कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दूसरी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, अतर आपने सही कहा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का जो बिहेवियर है वो सेम होता है, ठीक है। और तीसरी बात जो है, तीसरी बात क्या कि ये जो है क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए भाई एक एलिमेंट की क्या कैटेगरी बनाए, क्योंकि है तो उसमें भी डी ऑर्बिटल है, इनमें भी डी ऑर्बिटल है, पर थोड़ा सा फर्क है, वो फुल्ली फिल्ड और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज हो जाती हैं। इस वजह से हम इनको दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, चलें बुक पे आते हैं। क्या चीज है भाई? डेफिनेशन ट्रांजिशन, द एलिमेंट्स विच है पार्शली फिल्ड डी, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो 1 to 9, एफ में कितने हो 1 to 13 ऑर्बिटल्स इन देयर एटॉमिक स्टेट, यानी अकेला एलिमेंट है उसके उसमें 1 to 9 खाली ना होनी चाहिए, यानी डी जीरो भी ना हो और पूरी फील्ड भी ना हो, डी या एफ जो है, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। इनटू देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? भाई व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों कहते हैं इनको? हम इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, पांचवी पॉइंट हमारी, कि they are called transition elements because they are their mechanical और हम क्या कह लें कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। कौन सी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज? भाई बॉइलिंग पॉइंट हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ठीक है, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं इनकी, ठीक है, ये जो हैं कौन सी, ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, इनकी लोकेशन ऐसे है कि पीरियोडिक टेबल में यहां पे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, यहां पे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और बीच में जो है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यानी अच्छा, और नीचे जो है आपको, नीचे एस ब्लॉक के बाद आपको यहां पे नीचे दो लाइन मिलेंगी, ठीक है, दो सीरीज मिलेंगी। कौन सी? लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो यहां पे अगर पहली सीरीज है तो वो लेंथेनाइड होगी, दूसरी सीरीज कौन सी होगी? एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो इनकी जो लोकेशन है, दे आर लोकेटेड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और क्या है कि हाईली मेटालिक हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लें और मेटालिक कह लें, दोनों चीजें कह सकते हैं आप, ठीक है। और इनका क्या होता है कि लार्ज रेडियाई होता है, कि इनका एटॉमिक रेडियाई लार्ज होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है किसके पास है? एस ब्लॉक एलिमेंट। व्हाट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट?
कि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट में रखे हुए हैं। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं कि इनको क्या होता है, हाई उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इसकी हाई क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। उसके बाद इनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये क्या होगा, हाईली नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो मुझे बताएं कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर एक्सेप्टर के दरमियान आ गए कौन से एलिमेंट, ये हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसके दरमियान आ गए हैं, आ गए हैं भाई हाईली रिएक्टिव मेटल और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल के दरमियान। ठीक है, ये बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे नॉन मेटल्स होते हैं। तो व्हाट अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट, वेदर दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कौन बताएगा? शाबाश शाबाश शाबाश। दे आर नाइदर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स नार गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी इनका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इन बिटवीन होगा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इनका जो एटॉमिक रेडियस है लार्ज होता है, इनका क्या होगा, स्मॉल होगा। तो व्हाट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये क्योंकि बीच में है तो इनका एटॉमिक रेडिया जो है एस ब्लॉक एलिमेंट से छोटा, पी ब्लॉक एलिमेंट से बड़ा होगा। ठीक है, यानी और जितनी भी आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करती हैं किस पे, साइज पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, साइज पे। अब इनकी साइज एस ब्लॉक एलिमेंट से छोटी, पी ब्लॉक एलिमेंट से बड़ी है, तो सारी प्रॉपर्टीज इनकी इंटरमीडिएट होंगी, ट्रांजिशनल होंगी, इन बिटवीन होंगी एस एंड पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन ऐसी है कि ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान में आते हैं, इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन बिटवीन क्या होंगी, एस एंड पी होगी। बात समझ आ गई कि इसको क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, जल्दी बताएं। बात समझ आ गई बेटा, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों कहते हैं, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है हुसैन? ओके बेटा, ओके, चले चले, ठीक है, वापस बुक पे आते हैं। तो जो खास बात लिखने वाली है हम उस बोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट रहे ना जाए इसको हम रीड करते जाते हैं। ठीक है, अब यही लिखा है कि व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे शो सच प्रॉपर्टीज व्हिच आर ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मींस इंटरमीडिएट, ट्रांजिशनल मींस इंटरमीडिएट, कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन हाईली रिएक्टिव एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। हाईली रिएक्टिव एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब हाईली रिएक्टिव कौन से एलिमेंट होंगे, एस ब्लॉक भी होंगे, पी ब्लॉक भी होंगे, पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हाईली रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है या पी ब्लॉक को, एस ब्लॉक को, बिल्कुल, क्योंकि पी ब्लॉक वाले भी हाईली रिएक्टिव हैं पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ आ गई? ठीक है, तो क्या होगा, strongly electropositive element s block elements which form ionic bond and p block elements, यानी इनके दरमियान होते हैं। अब s block element ionic bond बनाते हैं, p block element covalent compound बनाते हैं, ये उनके बीच में है। तो मुझे बताएं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स हैं और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो मुझे बताएं ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे या कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे? मेटल्स हैं, शाबाश, क्या बनाएंगे? बोथ बनाएंगे। क्यों? कि ना ही अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है, ना ही अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड में बात है कि अगर आपका कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन हाई है तो उसने आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाया हुआ है, अगर लो है तो सिर्फ उसने आयनिक बॉन्ड बनाया। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? क्लियर? जल्दी बताते जाएं थोड़ा। ओके ओके, चले आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट दो किस्म के हैं, ठीक है,
यहां पे आते हैं। अब जो पॉइंट नंबर 5वीं की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो किस्म के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो किस्म के, कौन से भाई? आउटर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन एंड व्हाट? इनर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। भाई आउटर ट्रांजिशन कौन होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड outer transition elements and F block elements are called what? Inner. F block elements are called inner transition, ठीक है। अब D block element की, ठीक है, तो इनर और आउटर का क्या होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जब आप छठे पीरियड में आते हो, 6 पीरियड में, तो पहले 4f फिल होता है, उसके बाद 5d आती है, यानी पहले इनर जो ऑर्बिटल होगी वो 4f होगी, उसके बाद 5d का नंबर आता है। तो इस वजह से डी ब्लॉक क्योंकि बाद में आ रही है तो उसको हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं, एफ वालों को इनर ट्रांजिशन कहते हैं। दूसरी बात ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनकी 4 सीरीज है। एक 3d सीरीज है, एक 4d सीरीज है, एक 5d सीरीज है, और एक 6d जो है इनकम्प्लीट सीरीज है। इनकम्प्लीट सीरीज, ये सीरीज सीरीज सीरीज, ठीक है। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम भी है, वो क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। रेयर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इनकी भी दो सीरीज है, इनकी भी दो सीरीज हैं। एंड व्हाट आर दोस? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स में क्या होगा कि 4f ऑर्बिटल फिल होगी। एक्टिनाइड्स से क्या होगा कि 5f सीरीज शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर पॉइंट की बात करें तो ये 5वीं पॉइंट के साथ साथ ये आउटर ट्रांजिशन आपकी 6ठी पॉइंट, ये 7वीं पॉइंट, 8वीं पॉइंट, इनको ये कहते हैं, ठीक है। 9वीं पॉइंट के इनके पास जो है 4 सीरीज होती हैं। 10वीं पॉइंट के आपको क्या होता है कि इसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। और लेंथेनाइड सीरीज में 4f ऑर्बिटल फिल होती है, एक्टिनाइड सीरीज में 5f ऑर्बिटल फिल होती है। यहां तक क्लियर है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट के दो टाइप, आउटर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को, इनर ट्रांजिशन हम कहते हैं एफ ब्लॉक को। क्लियर है बेटा? अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है रेयरली मिलते हैं, ररली मिलते हैं, अगर अंग्रेजी में मैं कहूं तो, ठीक है, तो बहुत ही कम तादाद में मिलते हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं। क्लियर है? चले, ओके। अब देखें, अब जो 3D सीरीज है उसमें वो कहां से शुरू होगी? वो स्कैंडियम से शुरू होगी और आपकी जिंक पे खत्म होगी, यानी एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, ठीक है। फिर जो 2D सीरीज है वो यूट्रियम से शुरू होगी और कैडमियम पे खत्म होगी, ठीक है। और जो आपकी 3D सीरीज है वो आपकी लेंथेनियम से शुरू होगी और मरकरी पे खत्म होगी, ठीक है। और जो 5D सीरीज है वो आपकी जो है लेंथेनाइड्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 5D सीरीज इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज। पहली जो है उसको आपकी लेंथेनाइड सीरीज है। एक चीज नोट करने की है कि लेंथेनाइड सीरीज जो है सीरियम से शुरू होती है, ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनियम एक 3b ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। एक्टिनियम जो है आपकी एक्टिनाइड सीरीज जो है वो एक्टिनियम से शुरू होती नहीं है, ये थोरियम से शुरू होती है। इसने जो है सही नहीं लिखा हुआ, इसका फर्स्ट मेंबर लास्ट जो है लॉरेंशियम है, ठीक है, इसका ल्यूटेरियम है। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो एक्टिनियम जो है आपका 3D ब्लॉक का एलिमेंट है, 3b ग्रुप का। तो लेंथेनियम और एक्टिनियम दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लेंथेनियम के बाद ये सीरीज शुरू होती है, इसलिए इसको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। एक्टिनियम के बाद 5f सीरीज शुरू होती है, उसको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। और दोनों की जो खास बात है वो क्या है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में सिमिलरिटी क्या होगी? अगर मैं मेन पॉइंट लिखूं भाई, पॉइंट नंबर 11,
द सिमिलरिटी बिटवीन, ये भी पीएमसी पेयर टेस्ट में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स is their complex formation कि दोनों जो हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और लेंथेनाइड, अगर मैं पॉइंट नंबर 12 की बात करूं कि लेंथेनाइड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ लार्ज डिफिकल्टी, इजिली नहीं बनाते, लार्ज डिफिकल्टी के जो लेंथेनाइड हैं एज कंपेयर टू एक्टिनाइड थोड़ा डिफिकल्टी से क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। अगर मैं बात नंबर 13 करूं तो लेंथेनाइड्स जनरली फॉर्म कलरलेस कंपाउंड, के लेंथेनाइड्स जनरली कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, बट एक्टिनाइड्स जो हैं वो क्या करेंगे, कलर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो जनरली लेंथेनाइड्स जो उनके जो ज्यादा कंपाउंड हैं, ठीक है, जी मैं करता हूँ, ठीक है जी रुपये। और मैंने वो टेस्ट देख लिया, आज आप पढ़ लेंगे। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़े जो आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, वो पंजाब के बुक से लिए गए हैं, आयरन की मेटलर्जी से क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। वो आप नहीं कर पाएंगे, पर वो मैं आपको पेड टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके इसी लेक्चर से, इसी बुक से ही हो जाएंगे, ठीक है। चलें, तो लेंथेनाइड जनरली फॉर्म कलरलेस कंपाउंड बट एक्टिनाइड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। और इनमें सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये थी, कौन सी, देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। नंबर 14 बात करें तो वापस आते हैं इधर, क्या है, तो यहां तक क्लियर है। यहां तक आपने क्या देखा, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी या एफ ऑर्बिटल हो, भले वो कंबाइंड स्टेट में हो या अनकंबाइंड में। अगर डी ऑर्बिटल खाली होगी, एफ ऑर्बिटल खाली होगी, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगी, एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगी, तो एलिमेंट नॉन टिपिकल ट्रांजिशन हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। रुखसार आपकी नेट बिलर है, ठीक है, यहां पे सही है बेटा, ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं कि भाई जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। आप कोई भी अगर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट लेते हैं तो उसकी टिपिकल या नॉन टिपिकल, तो n-1d यानी 3d में जो है 4s1 2 एंड 3d जो है 1 से लेकर 10 तक ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। और f ऑर्बिटल में सीरीज क्या होगी कि n-1d। अच्छा, इसको 3b ग्रुप में क्यों रखते हैं, अब जितने भी आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं इन सबको 3b ग्रुप में रखा गया, ठीक है। 3b ग्रुप क्यों रखा गया, उसके आप ऊपर कॉन्फ़िगरेशन देखें कि n-1 यानी n-1 का मतलब क्या होता है, d ऑर्बिटल, d, ठीक, n-1d। उसके बाद क्या है n-2f, f1 पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद क्या होगा कि आपकी ns2 जो है वो फिल होगी, फिर जो है 2 से दोबारा शुरू होंगे एलिमेंट, 2 से शुरू होंगे जाकर 14 पे खत्म होंगे। देखिए कि इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन रही है एफ ब्लॉक एलिमेंट कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले किस में जा रहा है, डी में, भाई डी में पहले एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या हो रहा है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि एफ में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो देखें एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, डी में कितने 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 3। इस वजह से इनको 3b ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। तो सारे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं वो सब किस में रखे हुए हैं, 3b में। क्लियर है यहां तक कि इनकी डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d सीरीज की, मैंने लिखा है, तो n कोई भी हो सकता है। अगर 4d सीरीज लेंगे तो ये 5s हो जाएगा, ये 4d। 5d सीरीज लेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 6s, और ये हो जाएगा 5d, इस तरह से। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताएं तो फिर आगे चलो। हेलो,
ओके चले चले, इसको मैं सेव करता हूं, इसको मिटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, वाई जिंक ग्रुप इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जब हम जिंक ग्रुप जो है अब यहाँ पे क्या चीज है कि जो एलिमेंट्स ऑफ 2b ग्रुप है एंड 3b ग्रुप जो है, ठीक है, 2b में क्या होता है कि d ऑर्बिटल जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 3b में क्या होता है कि d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इसके पास कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है और इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, इसके पास होता क्या है, होता ये है कि NH2 N-1D1, और इनका ऑक्सीडेशन जो होता है वो +3 होता है। तो मुझे बताएं, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे या अकेले भी मिल सकते हैं, क्या होगा? अकेले मिलेंगे या कंबाइंड में ऑक्सीडेशन कितना शो करेंगे? ऑक्सीडेशन कितना शो करें? 3, यानी इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो आपकी डी क्या हो जाएगी, यानी 3b ग्रुप में इन कंबाइंड स्टेट डी क्या हो जाएगी? 0। और इसमें जो डी है और ये जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं ये +2 करते हैं फिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें जो NH2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे रहेंगे। तो इन 2b और 3b ग्रुप को क्या कहें? ट्रांजिशन एलिमेंट कहें या सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहें, क्या कहें, या क्या कहना चाहिए? ठीक है, इनको हम कहेंगे नॉन टिपिकल और सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉन टिपिकल और सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। चलें भाई, उसके बाद ये है, अब जिंक जो है ये 2b ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम इसको जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों एलिमेंट जो हैं, यानी 2b ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये सारे एलिमेंट इस ग्रुप के, ठीक है। तो इनको हम क्यों रख रहे हैं, इस ग्रुप में क्यों रख रहे हैं, उसका रीजन बता रहा है। रीजन ये है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल खाली ना हो, डी ऑर्बिटल पूरी भरी ना हो, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन, पर इनके पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से ये ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएंगे, वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेंगे, और जो दूसरी टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में होती हैं वो ये शो नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, तो फिर क्यों रखा गया उसका भी रीजन बता रहा है कि एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल, it is appreciated to include these transition elements because they form complexes with ammonia, कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कि पहली पॉइंट में मैंने आपको रीजन बता दिया था कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन टिपिकल एंड नॉन टिपिकल एलिमेंट्स, दैट इज देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो व्हाट इज द रीजन टू प्लेस देम विथ ट्रांजिशन एलिमेंट? इट इज द ओनली रीजन that there are some chemical properties resemble to typical transition element and they have commonality in both is what के they form complex compounds, they form what? Complex compounds। बात समझ आ गई बेटा? उसकी तरफ आते हैं, उसे दोबारा है, ठीक है। अब क्वानेज मेटल्स कौन होते हैं, कौन से होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ 1b ग्रुप। कौन कौन से क्वानेज मेटल्स? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फिर कह रहा है कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है 4s1, यानी n वाली बात करें क्योंकि ये डिफरेंट पीरियड के हैं, ns1 जो इनकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ns1 एंड n-1d10 होती है, ठीक है। इनको कह रहा है क्यों फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, और उनमें इन कुछ कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि इनके पास जो है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड नहीं होते, पार्शियली फिल्ड होती है। कैसे होती है देख लेते हैं कि क्वाइनेज मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है कि क्वाइनेज मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट सिंस कॉपर 2 आयन हैज 3d9, कि अगर कॉपर +2 शो करता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये एस वाला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? डी वाला। तो कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, किसमें? डी ऑर्बिटल में। और कंडीशन यही है कि ट्रांजिशन होने के लिए डी ऑर्बिटल फुल ना हो,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आयरन 3 जो है इसके पास डी ऑर्बिटल में आयरन की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन एस में, 10 इलेक्ट्रॉन किस में, ये तो 3 शो कर रहा है, तो एक एस वाला इलेक्ट्रॉन गया, 2 एस वाले गए, तो बाकी कितने गए, डी में 8 रह गए। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि इनके कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें क्या हो रहा है कि इनकी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, इनकी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, तो इनकी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इस वजह से इनको हम क्या करें कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर कर रहे हैं। फिर 2b को क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 2b का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 यानी इनके किसका, 2b का, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 2b, तो NH2 N-1 D10, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करेंगे और डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो इन केस ऑफ 2b ग्रुप डी ऑर्बिटल में 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पर इन केस ऑफ कौन से क्वाइनेज मेटल्स 1b ग्रुप, तो इनके पास कभी कभी डी ऑर्बिटल फुल भी होती है और डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल भी होती है। ये एग्जांपल दिए हुए हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? चलें भाई, चलें आगे बढ़ते हैं। अब लोकेशन मैंने आपको बता दिया पहले ही कि 1a ग्रुप है एस ब्लॉक का, 2a ग्रुप है एस ब्लॉक, ये हो गए, इसमें बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट और इस साइड पे पी ब्लॉक है, इन बिटवीन डी एंड एफ आपके ये हो गए। ठीक है, टिपिकल नॉन टिपिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी इधर देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए मे बी। ये जो 2b ग्रुप एलिमेंट है इनके डी ऑर्बिटल पे जरा गौर करें, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और इनका ऑक्सीडेशन क्या 2b का +2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, तो डी ऑर्बिटल में अब ये अगर क्या कहते हैं अनकंबाइंड है, क्या है अनकंबाइंड यानी फ्री स्टेट में है। ठीक है, फिर भी इनकी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। अगर ये कंबाइंड है, ठीक है, यानी किसी से कंबाइंड है, फिर भी क्योंकि ये +2 शो कर रहे हैं, तो वो कहां से गए, वो तो एस वाले इलेक्ट्रॉन गए, ये वाले, तो इनकी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। तो इनको क्या कहेंगे, टिपिकल कहें या नॉन टिपिकल कहें, क्या कहें, टिपिकल कहें या नॉन टिपिकल कहें, नॉन टिपिकल। अच्छा, इनको देखें जरा 3b। ठीक है, इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन है जो सब शो करते हैं वो +3, वो क्या है +3, क्यों कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है भाई NH2, ठीक है, NH2 एंड N-1 D1, तो +3 कहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ये गए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन डी वाला, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 3। अब तीनों इलेक्ट्रॉन गए तो डी क्या हो गई, 0, डी क्या हो गई, 0। और ये क्योंकि नेटिव स्टेट में तो इनके पास डी 1 इलेक्ट्रॉन है, पर क्योंकि ये मेटल है ये तो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, तो कंबाइंड स्टेट में इनके पास डी ऑर्बिटल में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से इनको क्या कहेंगे, टिपिकल और नॉन टिपिकल। तो एलिमेंट्स ऑफ 2b एंड 3b इनको क्या कहेंगे, यहां पे क्या लिखा कि इट इज क्लियर दैट एलिमेंट्स ऑफ 2b यानी जिंक कैडमियम मरकरी डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, कि इनके पास पार्शियल फिल्ड नहीं है, इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे, इन देयर आयनिक स्टेट और एलिमेंटल स्टेट ये आपके नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। ठीक है, दे डू नॉट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट टू एप्रिशिएबल एक्सटेंट, के ये सवाए कॉम्प्लेक्स बनाने के बाकी जो एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, सच एज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एलाई फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करते, 2b वाले कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, इस वजह से ये वो होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ 3a ग्रुप भाई स्कैंडियम, दे डू नॉट शो मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑफ टिपिकल ट्रांजिशन, ये भी नॉन टिपिकल क्यों है, क्योंकि ये भी एलिमेंट शो नहीं करते हैं, क्योंकि इन द कंपाउंड दे शो पॉजिटिव आयन, और स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनियम ये सारे +3 शो करते हैं। तो +3 में क्या होता है कि इनके 2b के पास क्या है, 2b के पास डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, 3b के पास क्या है कि डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। बाकी टिपिकल कौन से हो गए फिर, 4b 5b 6b ये एंड 1b को हम क्या कहते हैं, क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्वाइंस बनाने के काम आते हैं, सिक्के बनाने के, जो मेडल शेडल होते हैं वो इसी से बनते हैं।
भाई सिल्वर मेडल है, ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कौन है 1b में? 1b में जो एलिमेंट है 1b में कौन कौन से हैं? सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो प्योर तो नहीं होता, उसमें कॉपर डलता है। सिल्वर जो है आपका प्योर सिल्वर, या उसमें कोई एल्यूमिनियम डालते हैं, ठीक है। तो इनको नोबल मेटल, सॉरी, इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। तो जितने भी मेटल्स हैं उन्हीं से बनते हैं, ठीक है बेटा। चलें, उसके बाद क्या जनरल फीचर्स, उस पर आते हैं। अच्छा, एक बात जो मुझे बार बार याद आ रही है, फिर मैं भूल रहा हूं, वो ये कि ऑल आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कि जितने भी आपके आउटर ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन मींस डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सबके सब +2 ऑक्सीडेशन शो करेंगे। और जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या शो करेंगे? गैस करें। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या शो करेंगे? सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या शो करेंगे भाई? किस ग्रुप में आते हैं वो? 3b ग्रुप में आते हैं। 3b ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो +3 सारे शो करेंगे। बाकी लिंथेनाइड और एक्टिनाइड जो उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि वेरिएबल भी शो करते हैं, पर ज्यादातर वो क्या करते हैं कि ये शो करते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर में क्या होगा? अब आउटर ट्रांजिशन का मतलब था डी ब्लॉक, ठीक है। अब ऑल इनर ट्रांजिशन, inner transition elements show what? +3, यानी ये जरूर शो करेंगे, बाकी जो भी करें ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? क्यों करेंगे ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट देख रहे हैं तो उसमें पहले NS फिर 3d आता है, ठीक है। तो वो S वाले इलेक्ट्रॉन जरूर लॉस करेंगे, ठीक है। बाकी अभी D वाला ऑप्शनल है कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो S वाले और हायर में दोनों जो है ना वो लूज करेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? चलें वापस आते हैं यहां पे। अब जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दी ऑल आर मेटेलिक इन नेचर, की ये सारे मेटल होते हैं, ठीक है। और मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये क्या होते हैं? दे आर नाइदर गुड, अच्छे पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉर अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव। देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर इज इन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर बेटा? ठीक है, इंटरमीडिएट। सम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। दीज मेटल्स आर टिन प्लाटिंग में यूज करते हैं। भाई जो ऑयल का डिब्बा होता है, ऑयल कंटेनर जो होता है, उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो अंदर चमकीला जो होता है वो टिन प्लाटिंग से होता है, क्योंकि आयरन को जंग लग जाता है। क्रोमियम स्टील में यूज होता है, ठीक है। आयरन आपका स्टील में यूज होता है। निकेल आपका इसमें, निक्रोम इसमें एलॉय बनते हैं। कॉपर आपका गोल्ड के साथ यूज होता है, कॉपर के अपने यूज हैं कंडक्टिविटी के लिए। मोलाब्डियम आपका एज ए प्रोमोटर ही होता है। टंगस्टर आपका जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट में यूज होता है। जिर्कोनियम का मुझे पता नहीं, इनका पता नहीं, इनका पता नहीं, थोरियम का पता नहीं। शायद ये रेडियो आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिविटी में काम आते हैं, तो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम्स हैं, ठीक है। दे आर ऑल हार्ड स्ट्रॉन्ग मेटल्स विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखें, जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि 1A वाले जो मेटल्स हैं सॉफ्ट होते हैं, जो 2A वाले मेटल्स हैं वो स्लाइटली हार्ड होते हैं, पर ये वेरी हार्ड होते हैं। 1A वाले मेटल इतने तो सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको चाकू से कट कर सकते हो। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन मेटल्स को आप चाकू से कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होते हैं, पर इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ये सॉफ्ट नहीं होते, ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद दे फॉर्म एलाइज। क्यों बनाएंगे ये फिर दोबारा हम पढ़ते हैं। दे फॉर्म एलाइज विथ अनदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एज वेल, विथ फ्यू एक्सेप्शंस दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। के कौन से एलिमेंट हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करते? दे आर द 2B ग्रुप। 2B ग्रुप वो ग्रुप है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, 3B करते हैं।
3b इवन दो दे आर नॉन टिपिकल, बट वो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन की एक्सेप्शन की बात करें तो कौन, 2b, ठीक है। देयर आइंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड, के ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड्स कलर होंगे, पर जो नॉन टिपिकल हैं, उनके कंपाउंड क्या होंगे, कलरलेस होंगे। एफ बिला का सीन और है, एफ बिला की कॉन्फ़िगरेशन 3b वाली है, ठीक है, उनका आउटर शेल ये है, पर वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी यूज करते हैं। यानी देखें ना, अब आपका जैसे ये हो गया, क्या कहते हैं, छठे ग्रुप का कोई एलिमेंट है, ठीक है, 6b ग्रुप का, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, पर वो 6 तो यूज नहीं करता, वो डिफरेंट यूज करता है। इसी वजह से वो वेरिएबल वैलेंसी की वजह से उनके कंपाउंड जो हैं वो ट्रांजिशन कैटेगरी में आते हैं। 2b को नॉन टिपिकल इसलिए हमने कहा था क्योंकि 2b वाले +2 ही शो करते हैं और d ऑर्बिटल उनमें d10 ही होता है। 3b को इसलिए नॉन टिपिकल कहा था क्योंकि उनके जो ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड से +3 शो करते हैं, यानी उनकी d ऑर्बिटल बिल्कुल अलीमराद हो जाती है, समझ जाएं। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो क्या होगा भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है। उसके बाद आपकी जो 3d है भाई, 3dxy, 3dyz, उसके बाद है 3dxz, उसके बाद है आपका 3dx2 y2, उसके बाद है 3dz2। ये सीक्वेंस है, शायद आपको याद हो कि ये डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। 3dxy ये क्या चीज है, डिजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं। डिजेनरेटेड, तो यहां पे हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग में, हंस रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हंस रूल। तो हंस रूल करेंगे तो स्कैंडियम में यहां तक जो है 20 इलेक्ट्रॉन है, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन है, 20, तो 21वां इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें। तो स्कैंडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्कैंडियम के पास, इधर ही हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम के पास 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से चेंज होते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप जब स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते हो तो बढ़ते जाएंगे, फिर क्रोमियम से जब आप जिंक तक आओगे तो कम होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि एक पीएमसी में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, देख के बता लें। मैं इधर पॉइंट में ऐड कर लेता हूं, कॉपर एंड क्रोमियम शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। होनी क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू अल्फा प्रिंसिपल, होनी ये चाहिए कि 4s2 3d9, पर होती क्या है 4s1 3d10। अच्छा, ये कॉपर की क्या होती है कि हाँ सही है 10, और क्रोमियम की क्या होनी क्या चाहिए 4s2 3d4, पर होती क्या है 4s1 एंड 3d5। भाई ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, ये क्यों नहीं होती, ये नॉर्मली नहीं होती, और ये होती है ड्यू टू व्हाट के हाफ filled and completely filled orbitals are associated with extra stability, कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। पार्शली नहीं हरेश, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, ये ज़हन में। वापस मुड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो एबनॉर्मल बिहेवियर नजर आएगा
वो इसका नजर आएगा और किसका, कॉपर का नजर आएगा। ठीक है, क्या है ये कॉपर का, क्या है कि क्या होगी कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन की 4:2, 4:1, 3D5। इसका क्या होगा 4:1, 3D10। ठीक है बेटा, चलें इसको मैं सेव करता हूं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है सबकी। ठीक है, कि 4s में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऑलरेडी वहां पे भी हमने लिखा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखें, स्कैंडियम में 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, उसके बाद 6 होंगे, उसके बाद 5 होंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो अक्सर आपको पीएमसी में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, पॉइंट नंबर कौन सी है भाई, 17 पॉइंट ये है द मैक्सिमम नंबर ऑफ unpaired electrons. The maximum number of unpaired electrons is 6, belongs to chromium। कहां पे, इन 3D सीरीज के 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, क्रोमियम के पास होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, और the element not having unpaired electron in 3D कौन है एलिमेंट, बताएं कौन है एलिमेंट, जिंक। ठीक है, तो जिंक वो एलिमेंट है जिसके पास d ऑर्बिटल में, ठीक है, और पीएमसी में एक बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और पीएमसी में एक बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जो कंबाइंड स्टेट में और अनकंबाइंड स्टेट में, ठीक है, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। कौन सा एलिमेंट है जो कंबाइंड स्टेट में और अनकंबाइंड स्टेट में d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, इट्स जिंक। वैसे तो जिंक कैडमियम मरकरी सब आएंगे, पर क्वेश्चन जो पूछा गया वो किसके लिए, जिंक के लिए। बात समझ आ रही है। तो 19 नंबर पॉइंट आप ये भी कर सकते हैं, द एलिमेंट हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ कंबाइंड एंड अनकंबाइंड स्टेट, एंड अनकंबाइंड, और आप फ्री स्टेट भी कह सकते हैं, अनकंबाइंड स्टेट। कौन होंगे, 3 एलिमेंट है भाई, कौन कौन से होंगे, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। तो आपको जो बुक में दिया हुआ आंसर वो कौन सा है, जिंक है, क्योंकि उसमें कैडमियम मर्क्यूरी नहीं दूसरे एलिमेंट है। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। तो जिंक के पास क्यों होगा, क्योंकि जिंक +2 शो करता है, 2b ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ये सारे 2b ग्रुप के हैं, ये सब 2b +2 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे, d ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे होंगे। क्लियर है। अब पीएमसी के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आए वो मैं इस पॉइंट में ऐड कर रहा हूं। जब आप टेस्ट सॉल्व करने बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। ठीक है बेटा, चले नंबर 20 को याद आ जाए तब तक हम इधर चलते हैं। तो यहां तक क्लियर है, इसको मैं सेव कर दूं। ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन दी है कि आखिरी शेल में क्या क्या किसके पास है। स्कैंडियम के पास d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के पास 2 हैं, वेनेडियम के पास 3 हैं, क्रोमियम के पास 5 d और 1 जो है आपका s इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अब ये पूरा जो है 4d और 5d की साथ में कॉन्फ़िगरेशन दी है, देखें सेम ही होगा, सिर्फ क्या होगा 3d में जो ऑर्बिटल फिल होती हैं वो होती हैं 4s एंड 3d,
यहां पे एक एक नंबर बढ़ा दें, ठीक है। तो 4D में क्या होगा कि 5s होगी और 4D होगी, तो 6s 5D में से क्या होगा 6s होगी 5D होगी। क्लियर है? बाकी आपके इलेक्ट्रॉन वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यहां तक क्लियर है? क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं जो यहां पे डिस्कस करें। सिर्फ आपका जो 3D सीरीज है उसमें 2 ऑर्बिटल होंगी वैलेंस शेल में, 4s और 3D, और 4D में क्या होगा 4D और 5s, सॉरी 5s एंड 4D, और यहां पे 6s एंड 5D। ओके बेटा, किधर है रुदेनियम? ये तो ये है तो नहीं रुदेनियम यहां 44। हाँ तो वही जो आपका सीन था किसका, ये एक्सेप्शनल केसेस है, इनको आप पॉइंट आउट कर लें। एक देखिए क्रोमियम हो गया एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है, और उसके बाद कॉपर हो गया, ठीक है, एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाला। यहाँ पे आपका मोलाइब्डियम वही सीन है, और आपका यहाँ पे देखें जो जीनान है, क्या कहते हैं, टंगस्टन है, उसमें देखें ये एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं कर रहा, ठीक है। इवन दो इसमें भी डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये शो नहीं कर रहा, तो ये आपने पॉइंट आउट करना है। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करके देता हूँ, ठीक है। ये एबनॉर्मल शो कर रहा है, ठीक है, और ये एबनॉर्मल शो नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर जो है इसमें ये जो 8 और 9 वाले हैं, यानी प्लाटिनियम और गोल्ड, ये दोनों एबनॉर्मल शो करें, तो ये आप बेटा मेमोराइज कर लेना, ठीक है, ये आप रट्टा लगा लेना। तो यहां पे एक सेकंड जाने से पहले कि जो सर्किल्ड हैं, सर्किल्ड एलिमेंट्स शो एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, या अगर क्वेश्चन इस तरह से हो, इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा हुआ है कि इन विच एलिमेंट आहवा प्रिंसिपल इज वायलेटेड, प्रिंसिपल इज वायलेटेड। देखिए दोनों सेम बातें, ऊपर एंड नीचे 1 and 2, वेदर दे आर सेम और नॉट सेम। चलें इसको पॉइंट बना लेते हैं हम। तो कौन कौन से एलिमेंट है आपका, क्रोमियम, कॉपर, उसके बाद कौन सा है मोलाइब्डियम, उसके बाद रुदेनियम। इसको एक पॉइंट बना लेते हैं याद रखने के लिए। आप जब इंपॉर्टेंट पॉइंट खोलोगे तो द एलिमेंट्स शोइंग एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आर violates Ahbah principle कौन कौन से हैं भाई, क्रोमियम, कॉपर, मोलाइब्डियम, रुदेनियम, उसके बाद क्या है, इसमें कोई है ऐसा, 2 है, प्लाटिनियम एंड गोल्ड, प्लाटिनियम एंड गोल्ड। चलें ये चीज अगर जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट ये नाम देख लेना कि ये वो लिमिट। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ इन दोनों पे पूछे गए हैं, ठीक है, दूसरों पे है नहीं, फिर भी आपके पास एक एडिशन में चीज आ गई, ठीक है। चलें भाई, तो ये बात क्लियर होगी, तो आपने इस चीज का रट्टा लगाना है, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है आपको जब आप पढ़ के रिवाइज करेंगे तो आपको हेल्प करेंगी कि खास बातें क्या है। वैसे तो पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आप याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, समझ आ गई? हेलो, समझ आ गई? थोड़ा जल्दी बताया करें। चले उसके बाद बैक टू पवेलियन। अच्छा थोड़ा ये बताएं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं? मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं? जी करा बिल्कुल कर दूंगा बेटा, ये मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होता है,
मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है, किसमें, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें उसकी क्या कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की, हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, उनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है कि हमने देखा ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ दे आर सपोज टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी मेटल टू मेटल जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, कि जिस मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी चिपकने की सलाहियत, उसकी बॉन्ड बनाने की या उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितने जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, हमने देखा था लास्ट स्लाइड पे कि अप टू मिडिल, यानी जब आप शुरुआत करते हो स्कैंडियम से आप क्रोमियम तक जाते हो, ठीक है, तो क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा पेयरिंग शुरू होती है, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक तक कम होते जाते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी अप टू मिडिल जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बाद में क्या होना शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हम सिंपल पॉइंट लिख के फिर एक्सप्लेनेशन में आते हैं। नंबर 21 पॉइंट ये है कि द बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बाइंडिंग एनर्जी जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर 22 कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस अप टू मिडिल, यानी जब आप किसी भी सीरीज में अप टू मिडिल जाओगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, फिर अचानक क्या होगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग शुरू होगी, ठीक है, पेयरिंग शुरू होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कम होते जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है अप टू मिडिल, क्यों हो रही है, रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इंक्रीज इन एन। अब एन किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा, क्लियर है, अच्छी आओ सर नहीं दे रहा, हाँ नहीं शूट बारह तो शूट हुआ, हाँ जी बेटा, यहां तक क्लियर है, ओके। चले तो 23 नंबर पॉइंट की बात क्या करें कि मिडिल के बाद क्या होगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट अप टू मिडिल इंक्रीज होगी, देन क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड व्हाट इज द कॉज फॉर द डिक्रीज, कि आफ्टर मिड बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन एन आपका वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा यहां तक, ओके ओके है, चलें जी, ओके है, ठीक है। चलें भाई अब आए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वी शुड अंडरस्टैंड द बाइंडिंग एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्स जो है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर टफ, मेलिएबल, डक्टाइल, द टफनेस ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी। अब ये हो गया कि जो ये मेटल्स हैं ये टफ होते हैं, हार्ड होते हैं ड्यू टू हाई बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी है क्या, क्यों होती है, कैसे होती है, किस पे डिपेंड करती है, आगे चलें। रीजन, the s electron of outermost shell take part in chemical bonding anyhow along with the electrons underlying half filled d orbitals participate in bond formation। कि ये बता रहा है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी हाई क्यों है, ठीक है, ये दो रीजन बता रहा है, और ये पीएमसी में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है बार बार। पॉइंट नंबर कौन सी भाई, 24। 24 में ये कह रहा है कि द हाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
ट्रांजिशन एलिमेंट, जो आप टाइप कर लें तब तक, एलिमेंट्स इज ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा क्यों है, कौन बताएगा? अभी हमने रीजन पढ़ा था। शाबाश। नहीं 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 नहीं, चल नहीं 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 नहीं, सारे मिस्टेक कर रहे हो। एक मतलब रीजन लिखा है उसको पढ़ लें, रीजन जो लिखा है उसको पढ़ लें जरा। नहीं बेटा नहीं, सारे गलत, सारे गलत। इधर देखिए जरा, इधर इधर। ओ ये एस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी इसमें एस इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें और डी भी, यानी बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे तो कोई से फोर्स स्ट्रांग होगी, इस वजह से, ठीक है। तो हाई बॉन्डिंग एनर्जी किस वजह से है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आई बात समझ? चले कोई बात नहीं, नहीं है तो अभी आ गया समझ। आप आवाज खराब हो गया होगा, लाइट चली गई, एक्चुअली लाइट चली गई, मैं जनरेटर चलाता हूं, ठीक है। चले जनरेटर चले, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक क्लियर है बेटा? कोई देखिए, मैंने असल में सारे जो पीएमसी के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो वो जितनी उसमें पॉइंट इंक्लूड है मेरे जहन में, वो मैं आपको शेयर करता चलता हूँ कि जब आप टेस्ट सॉल्व करना बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है बेटा? ओके। बाइंडिंग एनर्जी आहे छा? बाइंडिंग एनर्जी वही ना कि इनके मेटल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहें, मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। हमने वो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी पढ़ के रखा हुआ है सिंध बोर्ड में कि मेटल के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है, सॉरी, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना जो है मेटल की जो बाइंडिंग एनर्जी वो ज्यादा होती है। पर जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर सपोज टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है बेटा? बाइंडिंग एनर्जी यानी मेटल टू मेटल कोहेसिव फोर्स, यानी भाई आयरन जो है, आयरन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये बाइंडिंग एनर्जी है। अब आयरन के साथ कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। और इसको हम सपोज क्या करें कि ये कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है? ये आपका मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है। अरे बाबा रोज तो सेंड करते हैं, नई बात क्या है पीडीएफ की, आज भी हो जाएगा, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना वो मेटल आपका सराउंडिंग में बॉन्ड ज्यादा बनाएगा। जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना हार्ड ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी। तो रीजन के बाद नीचे क्या है? वेरिएशन इन बॉन्डिंग एनर्जी कैसे होती है? बॉन्डिंग एनर्जी जो है मैंने आपको बताया कि पहले जो है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। पर एज अ होल जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं इसमें, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपने ये देखना है कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा से ज्यादा किस में होगी, कम से कम किस में होगी, ठीक है। अच्छा, इतना तो आपको अभी आंसर आना चाहिए, कम से कम किसकी होगी बाइंडिंग एनर्जी पूरी 3D सीरीज में? अच्छा तू छोड़ जा बेटा क्लास, जरूरी है कि तेरा मोबाइल चार्ज नहीं तो मैं चार्जर लेके दूं? हाँ, मैं चार्जर दूं इधर से? कम से कम जिंक की होगी क्योंकि जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कम से कम। अच्छा, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डी ब्लॉक सीरीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। अब यहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स कौन से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अप टू ग्रुप 5b, दैट इज वेनेडियम, वेनेडियम फैमिली, ठीक है, एंड 6b क्रोमियम फैमिली, ठीक है। आफ्टर दैट यानी मिड ऑफ, जब तक आप मिडिल में जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट पेयरिंग होगी, पेयरिंग के बाद क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कम होते जाएंगे अप टू 2b ग्रुप यानी 0, आपका वो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक वाला। इट मींस बाइंडिंग एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू क्रोमियम, क्रोमियम तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी एंड डिक्रीजेस आफ्टर दैट।
अच्छा, इसका ग्राफ दिया होगा, उसको देखते हैं। अब ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। चले भाई, ये ग्राफ क्या बुझा रहा है अभी? ग्राफ ये बता रहा है कि पोटेशियम की कम, कैल्शियम की ज्यादा, स्कैंडियम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 6, इसके पास 5, इसके पास 4, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या शो कर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ग्राफिकल ऑफ प्योर बाइंडिंग एनर्जी 3D एंड 5D सीरीज, 3D और 5D सीरीज की कंपैरिजन है। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। एक्सेप्शनल केस कौन सा है आपका? क्रोमियम और मैग्नीज, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, फिर भी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। देखिए अब यहाँ पे सेवियल फैक्टर्स होते हैं, ये एक वन ऑफ द फैक्टर है कि बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। वो जनरल ट्रेंड हो रहा है कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, जनरल ये हो रहा है कि ये जो है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, फिर जब से पेयरिंग शुरू हुई तो फिर कम हो रही है। अब जैसे हम कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और सारे तो नहीं होते ना, तो जनरल ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। फिर एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस भाई क्रिस्टलाइन पैकिंग किस तरह से है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। सो एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, पर कंपाउंड की बात कर रहा हूँ कि पैकिंग पे भी जो है, रेडियस पे भी जो है डिपेंड करती है, यानी दूसरे भी फिर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हर किसी के एक्सेप्शनल केस का हमें पता नहीं, आप लोगों ने क्या बताना है कि जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी है वो किसकी है? वेनेडियम की है, ठीक है। और एबनॉर्मलिटी वेनेडियम कहां पे है? क्रोमियम और मैंगनीज पे। तो हम पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट हमारी 25 ये है कि द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी इन 3D किसकी है? किसकी थी? वेनेडियम की। किसकी है? वेनेडियम की है, ठीक है। एंड लोएस्ट फॉर जिंक, लोएस्ट फॉर जिंक। चले वापस आते हैं। और 5D में क्या सीन है कि टंगस्टन की सबसे ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, और सबसे कम किसकी है? मरकरी की। तो नंबर 26, द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी इन 5D सीरीज टंगस्टन, एंड लोएस्ट जो है दैट इज फॉर व्हाट? मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है, आपको पता है, एक ही मेटल है जो लिक्विड होता है, एंड इट्स मरकरी। तो मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। पर इनके बहुत सारे रीजन हैं, हर एलिमेंट का अपना रीजन है, ठीक है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस वजह से आप इसको इधर ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि उसकी हर एलिमेंट की एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हर किसी का अपना रीजन है, तो वो हम जो पढ़ते हैं वो जनरल काज पढ़ते हैं, ठीक है। ये फिर हायर स्टडीज में चला जाता है, ये हायर क्लासेस में बात चली जाती है, तो हम उतना ही करेंगे जितना हमारी नीड है, ठीक है। W स्टैंड फॉर टंगस्टन, इसका लैटिन नाम है वोल्फ्राम, और इसका जो एलिमेंट का नाम है वो है टंगस्टन। चले भाई, 27 पॉइंट के बाद, अच्छा 3D सीरीज में एबनॉर्मलिटी कौन शो कर रहा है? एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है क्रोमियम एंड व्हाट? मैंगनीज। नंबर 27, द abnormal binding energy in 3D series is shown by, कौन सा था? क्रोमियम एंड मैंगनीज, ठीक है। तो क्रोमियम और मैंगनीज जो है आपका वो एलिमेंट हैं जो क्या कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर शो करें, ठीक। चले इसको मैं सेव करता हूं। देखें ये कुछ चीजें जो हैं ये फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स आप लोगों को याद करने होंगे, पढ़ना होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। अब बात शुरू होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के। कोवेलेंट ये आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। चलें भाई इसका बात को एक्सप्लेन करते हैं।
आप में कोई बता दे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? सिंपल सी बात, अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो 28 नंबर पॉइंट में, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज देयर इज लिटिल, बहुत ही कम, लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d। अब ये तो हम बात करें 3d सीरीज की, सब में ऐसा है, ठीक है। तो इसी वजह से 4s और 3d में यानी दे हैव, यानी दीज ऑर्बिटल, ठीक है, दे हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। ऑलमोस्ट सेम का मतलब ये होता है कि 100% सेम नहीं, यानी बिल्कुल क्लोज इसकी एनर्जी जो है रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आपका जो है ये वेरिएबल वैलेंसी शो क्यों करते हैं? क्योंकि s ऑर्बिटल में और d ऑर्बिटल में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है। तो ये s ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और d ऑर्बिटल से भी लॉस करते हैं, यानी s और d ऑर्बिटल में कम एनर्जी डिफरेंस। मैंने शायद पहले p कहा था, तो d ऑर्बिटल, तो इनकी जो s ऑर्बिटल है, ठीक है, यानी 4s, उसके बाद होता है 3d। तो 4s जो है इसकी वैलेंस ऑर्बिटल है, ये वैलेंस है, और ये जो है पेनल्टीमेट है। दोनों से पेनल्टीमेट, दोनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। इस वजह से अगर ये s से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। अगर d को भी इन्वॉल्व करेंगे तो फिर इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है 1, 2, 3 अप टू 7 हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो 3d सीरीज का है इट्स +7, और मिनिमम क्या है? +1। तो 3d सीरीज में +1 और +7 हाईएस्ट और लोएस्ट हो गया, ठीक है। चलें, तो ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद वापस आते हैं, पढ़ते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सही है। देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स आर पॉजिटिव, ये भी सही है। ऑल 3d एलिमेंट्स शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। मैंने आपको पॉइंट में बताया था कि जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो सब +2 जरूर शो करेंगे, यानी एक ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, दैट इज +2। और फिर हमने ये पढ़ा कि जितने भी जो है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे, सब में एक कॉमन ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज +3, ठीक है। तो +2 इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s टेक पार्ट, कि ये कम से कम जो है +1 ऑक्सीडेशन, और ज्यादा से ज्यादा 3d वाले, यानी इनका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1, एंड मैक्सिमम कितना होगा? +7, एंड +7 बिलोंग्स टू ओनली वन एलिमेंट, दैट इज मैंगनीज। दैट इज व्हाट? मैंगनीज, ठीक है। तो मैंगनीज इज द एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रीजन क्या लिखा हुआ है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। द रीजन इज दैट कि दे हैव d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू s इलेक्ट्रॉन फॉर द पर्पज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, के जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इनके न सिर्फ s इलेक्ट्रॉन बल्कि इनके d इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। दीज एलिमेंट्स हैव सेवरल n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स, कि इनके पास s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, इनके पास d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। द एनर्जीज ऑफ n-1 एंड ns ऑर्बिटल, यानी s और d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वेरी क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक है, लिटिल एनर्जी डिफरेंस है। इसी रीजन की वजह से द d इलेक्ट्रॉन्स आर एज इजिली लॉस्ट एज s इलेक्ट्रॉन्स, कि जैसे जितना इजिली d इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं उतना ही इजी आपके s इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। फॉर इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट 5 एलिमेंट्स s इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर द बॉन्डिंग, कि जब इनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब यहाँ पे देखें, अगर 3d सीरीज की सबकी दी हुई है, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये वाले, इसमें जो है क्या है कि इसमें s जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 है, तो इसमें क्या यूज है? s वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं, d वाले भी है। 6 है, कौन से इलेक्ट्रॉन? s वाले भी हैं, d वाले भी हैं। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट नॉर्मल ग्रुप से ज्यादा शो कर रहा है, तो फिर s और d के इलेक्ट्रॉन दोनों यूज हो रहे हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? नहीं लक्ष्य वो अंदर वाले शेल में, यहां तक क्लियर है बेटा?
Among 3D series, minimum manganese has maximum oxidation state, that is +7, ठीक है, and following elements show +3 +2 ये वो। तो भाई अगर मैं, हमने बात की कि ये क्या करते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं यहां पे, पॉइंट कौन थी भाई? ट्वेंटी नाइन पॉइंट ये है कि इन 3D सीरीज, in 3D series, manganese has highest oxidation number या oxidation state of +7, यानी 3D सीरीज में जो एलिमेंट है वो मैग्नीज है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है बेटा। चलिए भाई, अब ये एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए कैटलिस्ट दो तरीकों से काम करता है। यहां पे लिखा हुआ है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स इटसेल्फ या उनके कंपाउंड्स एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनकी क्या होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये कुछ इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस बना सकते हैं, या ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं। इस वजह से इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। दो थ्योरीज काम करती हैं कैटलिस्ट की। एक होती है एडजॉर्प्शन थ्योरी, जिसपे आपका प्लाटिनियम, निकल, पैलेडियम ये काम करते हैं। दूसरी होती है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो हमने बेंजीन में देखे थे, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उनमें क्या होता है कि कैटलिस्ट पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है, उसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहते हैं, और वो जो है रिएक्ट करके क्या बनाता है? फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो रखे बोतल केड़िया मान रियाज के जो डाइट में खनिया की तो टिन वटिया भाई। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, के ज्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर आल्सो कैटलिस्ट, कंपाउंड भी यूज होते हैं। द रीजन इज दैट कि ट्रांजिशन मेटल शो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इन दिस वे दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। यानी क्या होता है कि भाई रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ? रिएक्शन इंटरमीडिएट में, वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट किसके साथ बनाएगा? आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कैटलिस्ट के साथ। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट आपका जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जनरेट कौन करके देगा? आपका जो है मेटल करके देगा। उसके बाद क्या बनेगी? प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट वापस रिस्टोर हो जाएगा, कैटलिस्ट वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि ये दे आल्सो फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स व्हिच कैन एब्जॉर्ब एक्टिवेटर रिएक्टिंग स्पीशी। इनका मतलब क्या है? देखिए, मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड हम मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। अब ये आपने याद करनी है, ठीक है बेटा, कि मैग्नीज डाइऑक्साइड हम कहां पे यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं। डोंट फॉरगेट वन थिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू पीपल हैव टू मेमोराइज कि भाई ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं। टाइटेनियम क्लोराइड हम प्लास्टिक में की यूज करते हैं, प्लास्टिक की जो है बनाने के एज ए कैटलिस्ट। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, आयरन हम हेबर प्रोसेस में, इसमें प्रोमोटर जो है आपका ये यूज करते हैं, मोलाइब्डियम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैटलिस्ट हैं। प्लाटिनियम, पैलेडियम हम कहाँ पे? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं, हम वो दो रीजन फाइंड करते हैं कि why these compounds are used as catalyst. Transition elements and their compounds are catalysts. क्यों भाई? रीजन क्या है? रीजन Number 1, they show
वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब वैरायटी को आप वेरिएबल भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से इनकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऐसी होती हैं जिसमें ये अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे। अनस्टेबल इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, दे प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कि ये हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस करके देते हैं। नंबर तीसरी बात, दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये भी एक प्रॉपर्टी है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये कशिश हो कौन, आप पहले ये बताओ, ये क्लियर कर दो, उसके बाद मैं आपको आंसर भी दे देता हूं। दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड वाले कौन से कैटलिस्ट हैं, ये भाई आपका निकल, प्लाटिनियम और पैलेडियम। ये क्या करते हैं, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसके साथ बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन पे क्या होता है, हाइड्रोजन पे एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्ब, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करते हो, ये क्या रिलीज करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की एबिलिटी है, इस वजह से ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को अंजाम दे सकते हैं। और ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये कहां बनाते हैं भाई, हमने पढ़ा था, बेंजीन को याद कर लें जरा, कि जब हम फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट को, लेविस एसिड कैटलिस्ट को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, तो इसने हमें क्या दिया था, इसने हमें क्लोरीनियम आयन इंटरमीडिएट दिया था, बताएं। तो कैटलिस्ट ने क्या करके दिया, हमें एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना के दिया। तो दो थ्योरीज है, मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट की, एक एडजॉर्प्शन थ्योरी है, दूसरा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। इस दोनों थ्योरी पे काम करता है। तो ये एलिमेंट जो है एज अ कैटलिस्ट इस वजह से यूज होते हैं क्योंकि इसमें वो सारी एबिलिटीज मौजूद हैं। ये आपको रिएक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं, ठीक है। और इनमें एक और एडिशनल प्रॉपर्टी है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि मेटल्स में जो है छोटे छोटे एलिमेंट, हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन। और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो पीएमसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट यूज होगा, उसमें ये ऑप्शन नहीं है, कौन सा, हाइड्रोजन। तो आप किसको टिक करोगे, हाइड्रोजन को करोगे। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा कि ये एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं, जल्दी बताएं फिर आगे चलते हैं कि ये एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं, आपको पता चला। बेटा थोड़ा ये देखें, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ठीक है। या आप कहें तो मैं स्पीड बढ़ा दूं, या फिर मजे मजे से जैसे हम चल रहे हैं, मैं आपसे भी फीडबैक ले रहा हूं और पॉइंट्स भी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से चलें या स्पीड बढ़ाऊं, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। चीजें आप बता दें मुझे, जिस तरह से आप करें मैं वैसे चलूं, ठीक है। एम इज दैट कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी आपके पास जो रिवीजन का टाइम हो, तो अभी आपको समझने के लिए जो है ना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो मैं चीजें क्लियर करता हूं, ठीक है, मैं चीजें क्लियर करता हूं, आप जस्ट रिवाइज करोगे बाद में, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो बायो के लिए जल्दी ना करना, बायो वाले सर भी लेंगे, ठीक है। तो आपको बीच में 10-15 मिनट देते हैं, आप लंच कर लेना, मैं भी कर लूंगा, सर भी कर लेगा, फिर दोबारा आपकी क्लास चलाते हैं, ठीक है बेटा, ओके जी। स्पीड ऑफ लाइट से मैं तो नहीं चल सकता भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो नहीं हूं ना मैं। चले भाई, ये भी चीज क्लियर हो गई। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए पहली बात कि हर वो सब्सटेंस, वो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर आयन है, कुछ भी है, अगर उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस जिसके पास
एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। अगर एक सब्सटेंस जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो खुद मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ये हो गया, ठीक है, क्लियर। चले अभी पढ़ना क्या है, समझना क्या है कि मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। अगर एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी ठीक है, अगर उसकी कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी ठीक है, ठीक है। तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। होता क्या, हमें पालीज ने बताया था कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज मूविंग इलेक्ट्रॉन नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है, ठीक है। हम इसकी तरफ मैग्नेट का साउथ पोल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने कौन सा पोल जनरेट किया हुआ है, नॉर्थ, और मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक, यानी जिसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरा होगा। अच्छा भाई, सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से है और हम साउथ पोल ले आ रहे हैं, ठीक है, और ये भी साउथ पोल जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये भी साउथ पोल जनरेट कर रहा है। बताएं क्या होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी, इन द एंड क्या होगा, इन द एंड क्या होगा, भाई इन द एंड क्या होगा। फिर ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर अट्रैक्शन कैसे होगी वो मुझे बताए ना। तो फिर अट्रैक्शन कैसे होगी, और हुसैन इस कंडीशन में तो जो है ना अट्रैक्शन नहीं होगी ना, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पिन चेंज कर लेगा। तो ये जब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज कर लेगा और ये साउथ ही रहेगा। तो इनमें के दरमियान क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। बात समझ आ गई। अब अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ने नॉर्थ पोल जनरेट किया, एक ने साउथ पोल, आप मैग्नेट का भाई साउथ पोल ले आए, तो जितनी फोर्स से साउथ पोल ने नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट किया उतनी फोर्स से साउथ ने साउथ को क्या किया, रिपेल किया। नेट नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। और अट्रैक्शन नहीं है तो हम अदर वर्ड क्या लिखेंगे कि फिर रिपल्शन है। अट्रैक्शन नहीं है तो फिर क्या है, रिपल्शन है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। और जी वीकली रिपेल्ड, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं कि लिखा क्या हुआ। द कंपाउंड्स आर अट्रैक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, कि जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज मेजर्ड इन बोर मैग्नेटॉन। उसका फार्मूला n, यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना बोर मैग्नेटॉन ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, के मेटल और उसके कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। द सब्सटेंस व्हिच कैन बी मैग्नेटाइज्ड, जिसको मैग्नेटिक बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं, दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, उनको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। भाई किस किस को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, इनको तीन को याद कर लें, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। सम सब्सटेंसेस इन विच इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आठ नंबर नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, हैव पेयर्ड स्पिन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनको डायमैग्नेटिक कहते हैं। दे आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय, स्लाइटली यानी वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और द मैग्नेटिक मोमेंट म्याऊ is related to the number of unpaired electrons. It is measured in Bohr magneton. एक और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि by measuring magnetic moment, the nature of transition metal compound and oxidation state of transition metal can be calculated. मुझे ये बताएं इसकी सेकंड पॉइंट की बात, इसका मकसद क्या है।
सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है कि बोर मैग्नेट्रॉन से हम ऑक्सीडेशन नंबर का पता चला सकते हैं। ये क्या बात हुई, कोई कौन बताएगा? कौन बताएगा? रुकैया, बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि बोर एन किसको शो कर रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो बोर मैग्नेट्रॉन से हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा, वहां से हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता चलेगा। क्लियर बेटा? क्लियर? पेरा, डाई, फेरो, शेरो, मेरो, तेरो, सारा क्लियर? अगर हम पॉइंट में लिखें तो फिर भाई फेरोमैग्नेटिक कौन है? तो हम पॉइंट में आए तो फेरोमैग्नेटिक कौन से लिखे थे हमने? नंबर 31। पॉइंट नंबर 31 ये है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट कैन बी मैग्नेटाइज्ड, and they are ferromagnetic. फेरोमैग्नेटिक। मुझे बताएं पैरामैग्नेटिक कौन होगा? जिंक, याद करें, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन, जिंक, कैडमियम, मरकरी और क्या होंगे? पेरा, डाई। क्या होंगे? पेरा होंगे, डाई होंगे? अच्छा, डाई किस कंडीशन में? कंबाइंड स्टैंड में, अनकंबाइंड में, या सब में? ये डाई किस सिचुएशन में होंगे? कंबाइंड, अनकंबाइंड, या बोथ? तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इन बोथ कंबाइंड एंड अनकंबाइंड स्टेट। कंबाइंड एंड फ्री स्टेट कर लें, एक ही बात है, एंड फ्री स्टेट। हैव यू गॉट द पॉइंट? आपको पॉइंट समझ आ गई बेटा? कर लिया सना को ऐड मैंने, बात समझ आ गई बेटा? चले भाई, ओके। चलिए भाई, इसके बाद है ये शायद मैंने सेव किया है या नहीं किया, कर लेता हूं। हो गया। अब दूसरा रीजन है कि ये एलाई क्यों बनाते हैं, वाई दे फॉर्म एलाइज। पहली बात कि एलाई कहते हैं किसको? एलाई इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलाई मिक्सचर ऑफ मेटल्स को कहते हैं। बनाते क्यों है, रीजन दिया हुआ है कि इनकी जब आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इनको हम सीरीज क्यों कहते हैं? भाई 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, क्योंकि ये सीरीज में ये सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं और इनका जो कोवेलेंट रेडियस है, आयनिक रेडियस है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे नॉर्मल एलिमेंट्स में होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में होता है। इसी तरह से इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ऑलमोस्ट ये एक ही रेडियस के हैं। तो इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, वहां से आप एक मेटल को दूसरे मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं या एक मेटल इजीली दूसरे मेटल की जगह ले सकता है। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एलाइज कहते हैं। तो ये क्यों एलाइज बनाते हैं, चलें वो बात की बात है। पहले एलाई क्या है भाई? एलाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। अच्छा, ये मेटल जरूरी नहीं है, इसमें नॉन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि कार्बन आपको इन स्टील दिखाई देगा, स्टील में आपको कार्बन नॉन मेटल है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं, पर इन मोर देन 99% केसेस ये होता है कि मेटल ही होते हैं एलाइज में, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलाइज विथ ईच अदर बनाते हैं। रीजन क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस, ठीक है, सबकी साइज सिमिलर है। एटम्स ऑफ द वन मेटल कैन इजीली टेक अप द पोजीशन इन क्रिस्टल लेटाइस ऑफ अदर एलिमेंट, दे फॉर्म सब्स्टिट्यूशनल एलाइज देमसेल्व्स, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलाइज? कि इनका रेडियस एक जैसा है,
ऑलमोस्ट एक जैसा है, ठीक है। तो एक मेटल जो है दूसरे मेटल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में उसको रिप्लेस करके हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब ये एलॉय बनाते क्यों है उसका भी पढ़ते हैं हम। क्या है कि एलॉय स्टील्स यानी स्टील के एलॉय जो है, द मटेरियल्स इन विच आयंस एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, ठीक है। स्टील हैज यूजफुल प्रॉपर्टीज देन आयरन, ठीक है। ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉइनेज मेटल्स आर एलॉयज विद आर द बेस्ट एलॉयज, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिए हैं। ब्रास एक एग्जांपल जो है वो जो है क्या कहते हैं, इसमें आ रहा है कि ब्रास और ब्रॉन्ज में कॉमन मेटल कौन सा है, यहां पे तो नहीं है, और उसमें जिंक आंसर आ रहा था, वो शायद कोई और हो रहा है, ठीक है। चले देखते हैं। तो ब्रास में क्या होता है कि 60 to 80% जिंक होता है और 20 to 40% कॉपर होता है, और ये जिंक होता है। यूज क्या है इसका कि इट इज स्ट्रांग, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और इस जो मेन पर्पज है, ठीक है, जो मेन पर्पज है एलॉय का, पॉइंट में हम लिखें तो 32, 33 alloys are formed due to closeness in atomic radii of different metals के एटॉमिक रेडियाई अगर ऑलमोस्ट क्लोज है तो वो एलॉय बना सकते हैं। बनाए क्यों? नंबर 34 alloys are good conductors, ठीक है, resistant to corrosion, इनको जंग नहीं लगता, ठीक है, और ये टफ होते हैं और ये मेलिएबल होते हैं। ये चीजें हैं, कुछ एडिशनल एडवांटेजेस हैं एलॉयज का, ठीक है। तो इन और क्या होते हैं कि मेलिएबल होते हैं और इलास्टिक होते हैं, यानी टफनेस है, यानी ये टूटेंगे नहीं, पर इनको आप इजीली माउल्ड कर सकते हो, मोड़ सकते हो आप इजीली इनको, ठीक है। तो इस वजह से एलॉय से आप कोई भी आर्टिकल बना सकते हो, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना सकते हो ब्रॉन्ज से, ठीक है। आप जो है क्या कहते हैं, यानी कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब 35 में क्या होगा, बढ़ते हैं एलॉयज की तरफ। भाई ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का है, निक्रोम जो है निकल, क्रोमियम, आयरन का, इनके यूजेस वगैरह आपको देखने होंगे, ठीक है। ये थोड़ा आप मेमोराइज कर लेना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट या समझने वाली बात नहीं है। समझने वाली बात ये थी कि एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज क्यों बनते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। चलें भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एलॉयज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि एलॉयज आर कंपैरेटिवली चीप, पहली बात कि ये सस्ते होते हैं, ये तो और अच्छी बात है कि प्योर मेटल से सस्ते होते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, हार्ड एलॉयज कैन आल्सो बी, कि ये सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इनकी चाहें तो हार्डनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दे हैव लॉन्ग लाइफ बिकॉज दे डू नॉट कोरोड, इनको जंग नहीं लगता, इस वजह से इनकी लाइफ जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद दे आर ड्यूरेबल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, और लो वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई वाले। दे आर बेटर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एलॉय भी आप बना सकते हो। आपने फिजिक्स में शायद डोपिंग पढ़ा होगा कि हम जो है अगर कोई सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई भी डोपेंट उसमें जो है डोप करके जो है एलॉय बना के, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना के उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब भाई कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल्स जो है। अच्छा एक और बार बार क्वेश्चन आ रहा था पेड टेस्ट में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का, कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। पहली बात कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इनको आप नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड कहते हो, नॉन स्टैचोमेट्रिक, ठीक है।
अच्छा, एलाइज जो है इसी कैटेगरी में आते हैं, आपके जो एलाइज हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल किसको कहते हैं? फ्री स्पेसेस को, फ्री स्पेसेस को, ठीक है। अब ये होते क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के? मेटल्स की स्ट्रक्चर में, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में कुछ गैप्स होते हैं छोटे छोटे, जब वो खुद को 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर में कुछ गैप्स होते हैं, वहां पे कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स सच एज हमने पढ़ा था बोरान, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये इन फ्री स्पेस में जगह ले सकते हैं, ठीक है। तो एलाय तो रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल होता है, तो ये भी इस कैटेगरी में आते हैं, पर इनको हम क्या कहेंगे? नॉन स्टैचोमेट्रिक कहेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और कॉमन जो नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड जो आपको ज्यादातर दिखाई देगा, पीएमसी में नहीं है, ठीक है, वो ये है। अब ये नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड क्योंकि इट इज मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? नॉन स्टैचोमेट्रिक। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फ्री स्पेस होता है, उस फ्री स्पेस में छोटे छोटे एलिमेंट जो एड्सॉर्ब होते हैं, उससे क्या बनता है? कि ये बनता है, ठीक है बेटा। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट अगर उनकी वैलेंसी कम है, ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो वो आयनिक कंपाउंड होगा, अगर ज्यादा है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। अब जब ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, भाई किसी ने भी आयनिक कंपाउंड बनाया, मेटल, ठीक है, मेटल ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो क्यों आ रहा है भाई? मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्या बना? M+2, ठीक है। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके पास क्या हो गया कि जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल आ गए, वेकेंट ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाया इसने? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट होगी। इसमें क्या होगा कि अब ये एक सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? लिगैंड। ये लिगैंड से क्या करेगा? इन एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेगा। ये कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो ये इन्होंने जब आयनिक बॉन्ड बनाया तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जब ये दोबारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं वो पहले आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि मेटल हैं, मेटल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट होंगी। जब उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट होंगी, जब उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट होंगी तो फिर क्या होगा कि फिर जो है वो उन्हीं वेकेंट ऑर्बिटल में लिगैंड से यानी डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाएंगे। और इनके जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। फर्क क्या होता है सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? कि सिंपल कंपाउंड आपको सिंपल आयन देगा जब उसको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको कॉम्प्लेक्स आयन देगा जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें ये फर्क समझते हैं। दोज कंपाउंड्स which contain complex molecules or complex ion are capable of independent existence। नॉर्मली जो आइंस होते हैं, ठीक है, आइंस जो है वो स्टेबल नहीं होते, पर जो कॉम्प्लेक्स आइन होते हैं, कॉम्प्लेक्स आइन कैन एग्जिस्ट एंड स्टेबल, ये एग्जिस्ट भी करते हैं और स्टेबल भी होते हैं, ठीक है। कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नॉर्मली आप इस तरह से कह सकते हो, द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स बनाते क्यों है? अब ये रीजन है पंजाब बुक में, व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। अब ये पीएमसी में क्वेश्चन दिया, उसकी की गलत है, ठीक है। ये 2 रीजन की वजह से। एक तो इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल है। मैंने आपको बताया कि पहले आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, वो ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ जो है फ्री ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनकी जो आयन है इनका, उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उस वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जो आपके अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो भी तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बनाया उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, पर उनकी जो आयनिक रेडियस है वो लार्ज होने की वजह से उनकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर ट्रांजिशन एलिमेंट कर सकते हैं। तो 2 रीजंस हैं व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
the coordinate covalent compounds, the coordinate covalent compounds of metals are called complexes, complex compounds. ठीक है, नंबर 37, वाई, क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आप टाइप कर लें जरा, दो रीजंस मैंने आपकी भी आपको बताए थे। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बिकॉज नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकें, ये इनके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, दूसरी बात, हाई चार्ज डेंसिटी। तो अगर क्वेश्चन में दोनों रीजन है तो आप दोनों को टिक करेंगे, अगर एक ही है तो आप एक जो है क्या करेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो सच कंपाउंड्स आर फाउंड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर, मेटल एटम और आयन, उसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, चलें भाई, एक्सप्लेनेशन। In order to understand the complex compounds, let us mix two substances, potassium cyanide and potassium, ठीक है, ferrous cyanide। हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। हमने क्या किया कि पोटाशियम साइनाइड को जो है ferrous cyanide से मिक्स किया तो हमें एक और कंपाउंड मिला। कंपाउंड का नाम है पोटाशियम, इसका नाम होगा पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट। अब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। फर्क क्या है? देखिए, जब आप खाली पोटाशियम साइनाइड को आयनाइज करोगे तो आपको पोटाशियम आयन और साइनाइड आयन मिलेगा। जब आप आयरन साइनाइड को क्या करोगे? आयनाइज करेगो तो आपको आयरन और 2 साइनाइड आयन मिलेगी। जब आप इस कॉम्प्लेक्स आयन को जो है क्या करेंगे, सॉरी, आयनाइज करेंगे, ठीक है, हेक्सासाइनोफिरेट, तो आपको जो है ये 2 आयन नहीं देगा, ये क्या देगा? पोटाशियम आयन, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन देगा, यानी आयरन, और आयरन के साथ क्या है? 6 साइनाइड। तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और जनरेटर, कॉम्प्लेक्स आयन एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए जो है कॉम्प्लेक्स आयन आर लिटिल बट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल आयन। ठीक है, नॉर्मल आयन आपका विदाउट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कॉम्प्लेक्स आयन आपके विदाउट सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बात समझ आई बेटा? यहां तक बात समझ आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड नॉर्मल आयन। पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन की, कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है भाई? एक पॉजिटिव चार्ज जो है आयन, कैटाइन और न्यूट्रल एटम होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज एनाइन होगा। फॉर एग्जांपल इसमें जो था, ठीक है, पोटेशियम पॉजिटिव था और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या था? नेगेटिव था। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन एज अ कैटाइन, कॉम्प्लेक्स आयन कैटाइन कब होगा? अब देखें, आपके पास क्या है, आपको ये पता कैसे चले कि भाई इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं क्वेश्चन। 4 डेंसिटी का मतलब ये है, 4-5 मिनट क्यों आपको ज्यादा ब्रेक देते हैं बायो के? हम भी लंच करेंगे, आप भी कर लेना। ठीक है, 4 डेंसिटी का मतलब ये है कि भाई आयन पे चार्ज कितनी है और उसका रेडियस कितना है। अब क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट से ये बाद में आते हैं तो उनसे छोटे होते हैं, चार्ज ज्यादा है और जो आपका रेडियस है वो कम है, तो इसको हम कहेंगे चार्ज डेंसिटी। रेशियो बिटवीन चार्ज एंड साइज ऑफ आयन इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, वो ज्यादा होती है। ठीक है बेटा? अच्छा, तो इसको आप क्या कहते हैं? आपको पता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है भाई? दो चीजें कौन सी होती है? इसमें होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और क्या होता है, कौन बताएगा? और क्या होता है? इसको स्क्वायर ब्रैकेट को हम, इसमें जो चीजें होती हैं उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसमें दो चीजें होती है, एक सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा क्या होता है? लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स। ठीक है, अगर सब कुछ इसी में है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर यहां पे x है और इधर जो है आपका YZ है, ठीक है, बताएं कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नॉर्मली भाई हम कंपाउंड कैसे लिखते हैं? पहले पॉजिटिव पार्ट फिर नेगेटिव पार्ट, तो ये आपका पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर इस तरह से है कि XY यहां पे है, ठीक है, और Z कॉम्प्लेक्स से बाहर है, बताएं यहां पे क्या होना चाहिए? कि भाई पहले कॉम्प्लेक्स है तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां पे आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन है। ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको कि इफ एवरीथिंग लिगेंड, सेंट्रल एटम, सारा कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अंदर ही है। तो यहां पे जो चार्ज लगाते हैं वो अलजेब्रिक सम होता है, तो सब प्लस भी अंदर है माइनस भी अंदर है, तो चार्ज क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर आपका इस तरह से है कॉम्प्लेक्स के पहले जो है स्फीयर के लेफ्ट पे कोई चीज लगी हुई है, तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव होता है, सेकंड पार्ट नेगेटिव, तो आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स पहले उसके बाद कोई चीज राइट पे लगी है तो वो नेगेटिव होगा, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा। ये समझ आ रही है? इतना समझ आया कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, न्यूट्रल कब होगा? क्लियर है बेटा? ओके, चलें। तो भाई कॉम्प्लेक्स एज अ केटाइन, केटाइन कब होगा? बस ये चीजें देख लें। अब देखें, ये यहां पे जो क्या है आपका, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्स वाई, बाहर क्या है? जेड, तो कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे क्या चीज थी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम, यानी एक्स आपका बाहर है, वाई जेड जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स एनाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब ये क्या चीज है? कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन से कंपोनेंट होते हैं? अब पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज इन विच इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स। हमने क्या देखा था कि भाई ये स्फीयर है, ठीक है, एक्स वाई इधर है, ठीक है, हमने क्या देखा था कि एक्स इधर है, वाई जेड अंदर है। हमने क्या देखा था कि सॉरी एक्स वाई अंदर है पर जेड बाहर है। ये तीनों क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? न्यूट्रल। क्या दे रहे हैं? केटाइन, सॉरी एनाइन, केटाइन। कौन? एनाइन, न्यूट्रल, कौन? ये सारे कॉम्प्लेक्स। तो इनमें कॉम्प्लेक्स क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, एनाइन है, केटाइन है। तो पहली बात के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयंस विच इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स। मुझे बताएं इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स नहीं वो है? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है? नहीं। इसमें कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या दूसरा सब्सटेंस पॉजिटिव है? दूसरा सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स जो है दूसरा सब्सटेंस क्या है? नेगेटिव है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आइन विच इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स किस में होगा? या तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा या केटायनिक में, न्यूट्रल में नहीं हो, न्यूट्रल में नहीं हो। चले भाई, अ सेंट्रल मेटल एटम विच इज कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये जो मेटल अंदर आएगा वाई एक्स और एक्स, ये क्या होगा? सेंट्रल एटम। और वो किससे सराउंडेड होगा? वो लिगेंड से। लिगेंड उससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जिसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज और लिगेंड होता है। ठीक है, अब
ए जो है सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट को हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड में यूज किया हुआ है उसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा ये देखें, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मुझे ये बताएं इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, विच इज द सेंट्रल मेटल एटम, CMA सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है भाई? पहले देखना आपने किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अमाइनो लिगेंड है कॉपर, इसमें कौन है, सिल्वर। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या होगा कि सेंट्रल मेटल एटम वो होगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। चले में लिगेंड कौन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे, ठीक है। अब लिगेंड्स का किस्म होता है, एक पेयर दे सकता है तो उसको हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे, 2 पेयर दे सकता है तो उसको हम बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे, 3 पेयर दे सकता है तो उनको ट्राई और पोली कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है तो मोनोडेंटेड, ठीक है। मोनोडेंटेड में न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वाटर न्यूट्रल है, अमाइनो न्यूट्रल है, कार्बोनाइल ग्रुप न्यूट्रल है। नेगेटिव कौन से हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, ठीक है। बाइडेंटेड कौन से होंगे, बाइडेंटेड उनको कहते हैं जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें। तो बाइडेंटेड ये PMC में बार बार पूछा हुआ है। ऑक्सिलेट आयन कहां, ये वाला, ये कौन सा है, ऑक्सिलेट आयन, कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड का मतलब क्या होगा कि ये 2 पेयर डोनेट कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं, अब कार्बोनेट आयन को देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन है जिन पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव, तो इनके पास 2 पेयर अवेलेबल है। सल्फेट के पास 2 पेयर। ऑक्सिलेट आयन कुछ इस तरह से होता है। तो हाउ मेनी पेयर्स अवेलेबल फॉर डोनेशन, 2, ठीक है। यहां पे स्ट्रक्चर बनी है सल्फेट, ये ऑक्सिलेट आयन। तो इथाइलिन डायमाइन क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो 2 अमाइनो ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है तो 2 पेयर दे सकते हैं। इनको क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे, ठीक है। यानी जो 2 पेयर डोनेट कर सकते हो, 3 कर सकते हैं उसको पॉलीडेंटेड कहते हैं, ठीक है। तो 3 वाले को छोड़ के 6 वाले पे आते हैं, हेक्साडेंटेड, इसको कहते हैं इडिटा, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। भाई ये ग्रुप हो गया आपका इथाइलिन, ठीक है। अब 2 नाइट्रोजन, ये हो गया डायमाइन, नाम बता रहा हूं आपको, डायमाइन, ये एसीटेट ग्रुप है। कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। अच्छा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 1 2 3 नाइट्रोजन वाला, 4 नाइट्रोजन वाला, 5 6। तो इडिटा जो है आपका ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड, क्लियर है बेटा। तो इडिटा आपका कौन सा लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड।